राजनीतिक दलों के बीच जंग आम बात है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन इस जंग के लपेटे में है। तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर हां, तो इसका प्रोसेस क्या है और महाअभियोग है क्या? आज इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं। विपक्ष के द्वारा इलेक्शन कमीशन पर और सरकार के ऊपर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के तमाम आरोप लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जवाब भी दिया, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ गई। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अपोजिशन महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या वाकई ये मुमकिन है? यानी इस पद के खिलाफ क्या सचमुच महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। सीईसी भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकारी होते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को 3 लोगों की समिति सलाह देती है। कौन हैं ये 3 लोग? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सरकार के एक मंत्री। हालांकि इसको लेकर भी फिलहाल थोड़ा विवाद है। कई लोग चाहते हैं कि इसमें पीएम के साथ साथ सरकार के ही एक और मंत्री को रखने के बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जोड़ा जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बराबर होता है। नियमों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र पूरी करने तक हो सकता है। सीईसी को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 324(5) में दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट जज को पद से हटाया जाता है। इस हिसाब से केवल 2 आधार हैं। पहला, उनके खिलाफ दुर्व्यवहार साबित हो या पद का दुरुपयोग करते पाए गए हो, और दूसरा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम या नाकाबिल पाए जाए। सीईसी को पद से हटाने के लिए सबसे पहले संसद के दोनों सदन में प्रस्ताव लाना होता है। प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी एक में भी लाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या फिर राज्यसभा में 50 सदस्यों की सिग्नेचर लेना जरूरी होता है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद आरोपों की जांच की जाती है। एक समिति का गठन किया जाता है जो सबूतों की जांच करती है। समिति में खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर ही दोनों सदनों में प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। प्रस्ताव के समर्थन में दोनों सदनों में से 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। फिर यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और आखिर में राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। यह प्रक्रिया सुनने में जितनी लंबी लग रही है उससे भी ज्यादा पेचीदा है। इस प्रस्ताव को पारित करने में 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल विपक्ष के लिए मुमकिन नजर नहीं आती। इस वक्त विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सड़क से सदन तक विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास जारी है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष इतना बड़ा कदम उठाने वाला है? अगर हां, तो फिर क्या होगा? इसका आप सभी को और हम लोगों को भी इंतजार है। लेकिन इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।